हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं ओम के नियम की। ओम्स लॉ आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, 10th में 9th में अमूमन आ जाती है कोर्सेज के अंदर। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स के वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 18, प्रयोग संख्या 18, जिसके अंदर हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम या फिर उसको आप सिद्धांत भी कह सकते हो। ओम के नियम का सत्यापन। सत्यापन मीन्स उसका प्रूव करना, वेरीफाई करना। कैसे करते हैं? इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। मटेरियल एंड टूल्स रिक्वायर्ड। हमें कुछ तार के टुकड़े चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें एमसी टाइप वोल्ट मीटर चाहिए। इसके पहले प्रैक्टिकल प्रयोग संख्या 17 में हमने बात किया था एमआई टाइप वोल्ट मीटर और एमआई टाइप एमीटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोट भी किया है। एमआई टाइप मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि एमआई टाइप स्टैंड्स फॉर मूविंग आयरन टाइप। यहाँ पे जो हम वोल्ट मीटर और एमीटर प्रयोग करने वाले हैं वो क्या है? एमसी टाइप। एम सी टाइप मींस मूविंग कॉइल टाइप। वहां पे क्या था? मूविंग आयरन टाइप। तो मूविंग कॉइल टाइप वोल्ट मीटर हम प्रयोग करेंगे इसमें 0 to 250 वोल्ट, और मूविंग कॉइल टाइप एमीटर प्रयोग करेंगे 0 to 5 एम्पियर, ठीक है। 0 to 5 एम्पियर काफी कम है। जो मूविंग आयरन टाइप आप यूज करते हो उसमें 0 to 10 एम्पियर तक होती है उसकी कैपेसिटी, क्योंकि उसे हम एसी पावर सप्लाई के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हम जो इस लॉ के सत्यापन के लिए, इस सिद्धांत के सत्यापन के लिए जो हम वोल्टेज जो सप्लाई यूज करेंगे वो हमारी डीसी सप्लाई होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारे लिए डीसी सप्लाई की हमें रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ साथ हमें चाहिए कांस्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। दो तरह के रेजिस्टेंस हमें चाहिए। एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस जो कि फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस जो कि फिक्स्ड मींस स्थिर प्रतिरोध। रेजिस्टेंस स्टैंड्स फॉर प्रतिरोध, ठीक है। तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस स्थिर प्रतिरोध, और फिक्स्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। कांस्टेंट रेजिस्टेंस को हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, राइट। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस एंड अनदर वन इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सके, जिसके अंदर, ठीक है, कम या घटा बढ़ा सके रेजिस्टेंस की वैल्यू को। जैसे आपके घर में जो रेगुलेटर होता है ना, उसके अंदर आप उसको जैसे कि आप 1 पे रहता है तो उसकी रेजिस्टेंस की पावर कम होती है। फिर जैसे जैसे आप 1 2 3 4 5 बढ़ाते जाते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? घटती बढ़ती है ना। तो वही एक छोटा सा एग्जांपल है रेजिस्टेंस का, वो जो आपके घरों में रेगुलेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं एक वोल्ट मीटर एमसी टाइप और एक एमीटर, ठीक है, जो कि एमसी टाइप ये भी होगा। और इन्हें हम कनेक्ट करेंगे एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस से और वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर हमारा दूसरे नंबर पे इनके साथ हम डीसी सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। किस तरह की सप्लाई कनेक्ट करेंगे? डीसी, डायरेक्ट करंट। दो तरह की हमारी सप्लाई होती है, एसी की सप्लाई और डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई डीसी सप्लाई के का काफी वास्ट कॉन्सेप्ट है। अभी तो काफी सारी एसी और डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई का तो मेन सोर्स आपका जो है घरों में जो हमारी ट्रांसफार्मर से जो बिजली आती है। लेकिन डीसी सप्लाई के लिए आप सोलर का प्रयोग कर सकते हो, आप बैटरी का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। और भी काफी सारे जो तरीके हैं डीसी सप्लाई को जनरेट करने के, जिनका प्रयोग ज्यादातर ऐसे अमूमन घरों में प्रयोग होने वाले जो डीसी सप्लाई का जो बेस्ट सोर्स है वो क्या है? सोलर प्लेट्स, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो उसे भी हम कन्वर्टर लगा करके उसे हम एसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी मैं बताऊंगा, उसके बारे में एक वीडियो में अलग से आपको आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, जिसके अंदर की बच्चे इस कैसे एक इक्विपमेंट का यूज करके एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं और वो सोलर प्लेट के माध्यम से एसी सप्लाई जनरेट करते हैं, ठीक है। हमारे पास बच्चों ने उसका प्रयोग किया हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट लाइव वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। फिर दूसरे नंबर पे हमने डीसी सप्लाई दे दिया कनेक्शन को। यहाँ पे प्लस का टर्मिनल में जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ नेगेटिव को। उल्टा कनेक्शन करेंगे आप तो कनेक्शन जो है वो सही नहीं होगा। एमीटर की रीडिंग लेंगे एम्पीयर मीटर के माध्यम से, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो रेजिस्टेंस कंसीडर कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वोल्टेज की आपकी वैल्यू हो गई, जो भी आपने यहां से रीडिंग वोल्टेज से लिया। सपोज ये 210 वोल्ट था, 210 वोल्ट, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट बार जो आपने रीडिंग ली 210 वोल्ट, फिर दूसरे बार आपने जो रीडिंग ली, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि रेजिस्टेंस को, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप कम ज्यादा करके, घटा बढ़ा करके
आप रीडिंग को लेंगे, ठीक है। फिलहाल वोल्टेज तो आपका सेम है। अब एमीटर की रीडिंग क्या होगी, जैसे आप रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करोगे, घटाओगे बढ़ाओगे, तो एमीटर की रीडिंग जो है आपकी वो चेंज होगी। जैसे आप कम करोगे रेजिस्टेंस की वेरिएबल, ये रेजिस्टेंस को कम ज्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसको कम ज्यादा करोगे तो ये आपकी रीडिंग कुछ इस तरह से आएगी। जैसे मैंने एक यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में आप लोगों के लिए एग्जांपल लिया है, जैसे 120 वोल्ट आई, तो हमने रेजिस्टेंस जब कंसीडर किया, कैलकुलेट किया, तो 1.75 ओम आती है, ठीक है। इस तरीके से जब हम दूसरे रीडिंग को चेंज करते हैं, इसकी फिक्स वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, थोड़ा सा डेविएट करते हैं, तो फिर 80 एम्पीयर पे हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो 2.625 ओम आ रही है। रेजिस्टेंस को हम किस में कंसीडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की ओम, ठीक है। इसीलिए इस लॉ का नाम जो है ओम्स लॉ भी इसे कहते हैं। इसी तरीके से 45 एम्पीयर पे हमारी 4.67 ओम आ रही है। 30 एम्पीयर पे जो हमारी एमीटर की रीडिंग अगर आ रही है, एमीटर के अंदर रीडिंग हमारी 30 एम्पीयर आ रही है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 7 ओम हो जाएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V = IR, ठीक है, वोल्टेज = करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहां से आप R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। V की वैल्यू भी, अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो आप वोल्टेज इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू, अब आप सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल सा है ये। जैसे यहाँ पे अगर V = IR है, तो आप R अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो ये इधर चला जाएगा, R = हो जाएगा V/I, मतलब वोल्टेज बाय करंट। तो कुछ नहीं करना है आपको, वोल्टेज की वैल्यू में, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, V/I मींस 210/120, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी, इतनी आ जाएगी 1.75 ओम, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इन सब की वैल्यू को, R की ये आपकी वैल्यू हो गई, R1 की पहली वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबको कैलकुलेट कर लोगे, 210/80, 210/45, 210, तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी एम्पियर की वैल्यू घटती जाती है, जैसे जैसे हमारी करंट की वैल्यू घटती जाती है, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे कि अगर एमीटर की रीडिंग 30 एमीटर है, 30 एम्पियर है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या है, 7 ओम है। इसी तरीके से आप फर्स्ट रीडिंग में देखो कि 120 एम्पियर है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, 1.75 जस्ट ओम, ठीक है, जस्ट 1.75 ओम। मतलब हमारी एमीटर की रीडिंग ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, मींस एमीटर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कि एमीटर की रीडिंग कम है, ठीक है, तो वो जो एमीटर की रीडिंग कम होने से क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 7 है, रेजिस्टेंस आपका बढ़ गया। मींस टू से दैट एक बराबर में वो दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, मतलब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होकर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, जिसे कि हम विलोमानुपात भी, या फिर आप ऑपोजिट में भी कह सकते हैं, है ना, विलोमानुपात में, है ना, मतलब ऑपोजिट में। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो जो करंट जो है वो आपकी घटेगी, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट घटेगी, और करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस, करंट देखिए बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रही है, और करंट घट रहा है तो रेजिस्टेंस 7 ओम हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके भी ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे बारी बारी से। तो ये हम इस प्रैक्टिकल को करते क्यों है, क्यों, इसका मकसद क्या है, ये जो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ है, जो ये सिद्धांत है, जो ये ओम का नियम है, ये आपको क्या क्यों करते हैं, यह सिद्धांत जो है, यह थ्योरी जो है वो क्या करती है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन बताती है, ठीक है। जैसे कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में संबंध को प्रकट करती है। अब कैसा संबंध है भाई, वो संबंध ये है कि अगर वोल्टेज, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, अगर वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। मींस आप ग्रो करोगे तो आपके साथ आपका फ्रेंड भी ग्रो करेगा, ठीक है ना। और अगर वोल्टेज की वैल्यू घटेगी तो आप, है ना, करंट की वैल्यू भी घटेगी। जैसे आप परिवार के लिए अर्न कर रहे हो, आपकी अर्निंग बढ़ेगी तो परिवार की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी, है ना, फैमिली के लोग अच्छे से रहेंगे, अच्छे से खाएंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, है ना। आपकी इनकम कम होगी, है ना, तो आपके घर के लोगों की भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगी। तो इस तरीके से वोल्टेज अगर बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। मीनिंग टू से दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज जो होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अनुकूल होती है, जिसे कि हम समानुपाती भी कहते हैं हिंदी में, राइट। और जो रेजिस्टेंस
और ठीक इसके उलट हो जाती है, वोल्टेज का दोस्त है करंट, बट रेजिस्टेंस का दोस्त नहीं है। करंट जैसे ही बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, सॉरी रेजिस्टेंस क्या है, कम हो जाएगी। वोल्टेज करंट जैसे ही बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और ये करंट अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। बात समझ में आए? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे नोट दिखाया भी है, शो भी किया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मींस जो हमारी जो विद्युत धारा है वो रेजिस्टेंस के व्युत क्रमानुपाती होती है, जिसे कि हम विलोमानुपाती भी कहते हैं, जिसे हम प्रतिकूल भी कहते हैं। मतलब अनुकूल मतलब उसके साथ बहना, अनुकूल जैसे नाव धारा के साथ बह रही है, तो धारा के साथ मतलब अनुकूल, और धारा के विपरीत दिशा में नाव बह रही है मींस धारा के प्रतिकूल, राइट। तो डायरेक्टली धारा की दिशा में, इनवर्सली धारा के अपोजिट साइड में, राइट। तो यही सी चीज है। अगर करंट जो है वो वोल्टेज का तो फ्रेंड है बट रेजिस्टेंस का फ्रेंड नहीं है, रेजिस्टेंस के ऑपोजिट, वो लेफ्ट जाएगा तो ये राइट भागेगा, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रैक्टिकल को करने से हमने क्या हमें निष्कर्ष मिला, क्या रिजल्ट मिलता है, इस वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ से हम क्या सीखते हैं। इस प्रयोग से यह ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे सर्किट की करंट कम होती है, सर्किट की करंट, ध्यान से सुनना आप बात को, जैसे जैसे सर्किट की करंट कम होती है वैसे वैसे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ता है। मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है टेबल, आप ऑब्जर्वेशन टेबल ध्यान से देखो। जैसे जैसे जो मैं बात यहाँ पे मैंने नोट किया है या फिर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बता चुका हूँ, जैसे जैसे सर्किट की करंट कम होती है, सर्किट की करंट कम होती है, देखिए यहाँ पे करंट कम हो रहा है, 20, 80, 45, 30 करंट कम हो गया, 30 पे आ गया, 30 एम्पियर आ गया। वैसे वैसे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ते हैं, 1.75 था, बढ़ गया रेजिस्टेंस, 30 हुआ तो 7 ओम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ता है। इस प्रकार करंट रेजिस्टेंस के विलोमानुपात में प्रवाहित होती है। मींस करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, दैट इज द V इज इक्वल टू IR। ये हमारा ओम का सिद्धांत, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ कंप्लीट हुआ। आप इसको थोड़ी सी हो सकता है कि मुश्किल आ रही हो, क्योंकि आपने जस्ट याद किया है कि हाँ ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता है, आपने रटा होगा मे भी, ठीक है, सभी बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने उसका एक डिटेल आपको दिखा दिया कि कैसे करंट जो है वोल्टेज का फ्रेंड है और रेजिस्टेंस का फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से प्रयोग संख्या 18 वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।